Hello students, today we are going to cover one of the most important topic of your CA Inter Audit चैप्टर नंबर 8 से, जिसका कि नाम है ऑडिट रिपोर्ट। तो इसका हम टॉपिक ले रहे हैं फॉर्मिंग एंड ओपिनियन। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर जो भी अपना फाइनेंशियल किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता है तो उस रिस्पेक्ट में एट द एंड उसको अपना ओपिनियन देना पड़ता है ऑन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब कितने तरीके के ओपिनियन होते हैं, ऑडिटर कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचता है कि कौन सा ओपिनियन देना है, तो वो हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि SA 700 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है वो तो सबसे पहले होता है कि ओपिनियन फॉर्म करना, और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव होता है उस ओपिनियन को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना रिटन फॉर्म में इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो अब फॉर्म कैसे करेगा ओपिनियन? ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ही ओपिनियन फॉर्म होता है, सिंपल सी बात है। अब जो भी वो इवेल्यूएशन करता है, इवेल्यूएशन के बेसिस पे जो भी कंक्लूजन तक पहुंचता है, जो भी ऑडिट एविडेंस मिले थ्रू आउट दी ऑडिट, तो उसके बेसिस पे जो ऑडिट एविडेंस मिलते हैं उसके हिसाब से वो ओपिनियन फॉर्म करता है, और सेकेंडली उस ओपिनियन को क्लियरली एक्सप्रेस करता है इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो ये तो होता है SA 700 के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अब देखिए कितने तरीके से ऑडिटर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला तो है अनमॉडिफाइड। तो ब्रॉडली दो तरीके हैं। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब ऑडिटर देता है कि जब ऑडिटर आफ्टर ऑब्टेनिंग दी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस कंक्लूजन तक पहुंचता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंटिटी के बने हुए हैं वो ऑल मटेरियल एस्पेक्ट में एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तब वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है वो प्रॉपर है, एज पर FRF है। दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब देगा? तो सबसे पहले तो तब देगा कि जब उसको ऑडिट एविडेंस यानी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने के बाद ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री नहीं है, आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो ध्यान से समझिएगा। अब मिस स्टेटमेंट पे हमने पहले भी वीडियो बना हुआ है, यानी जिस अकॉर्डिंग काम होना था वैसे ना होके किसी दूसरे तरीके से काम हुआ है तो वो कहलाता है मिस स्टेटमेंट। यानी जैसा काम होना था वर्सेस जो काम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रखा है, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट कहते हैं। तो दूसरा उसका मॉडिफाइड ओपिनियन का कारण ये होगा कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं। तो यहाँ पे मेन बात हो रही है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की। पहला तो जो ऑडिट एविडेंस मिले थे उसके हिसाब से ऑडिटर को ये लग रहा है कि उस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री नहीं है, यानी उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अभी भी है। और दूसरा तो कारण ये हो सकता है कि ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि जिस हिसाब से उसको अपना ओपिनियन देने के लिए जितने एविडेंस चाहिए था वो उसको मिला ही नहीं है, कि ऑडिटर ये क्लियरली कह सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो इन दोनों केसेस में ही मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मॉडिफिकेशन एज पर SA 705 के अकॉर्डिंग होता है। तो अब हम देखते हैं ऑडिटर कितने तरीके से ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। तो ऑडिट रिपोर्ट दो तरीके से ब्रॉडली इशू होती है। पहला तो अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और दूसरी होती है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अब मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट भी दो तरीके से इशू होती है। पहला तो जिसमें ओपिनियन अनमॉडिफाइड रहे लेकिन ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड होती है, तो हम ये डिटेल में नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो ये होता है इस तरीके से, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ऐड करके और ऑडिटर अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट तो मॉडिफाई कहलाएगी लेकिन ऑडिटर का ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही कहलाएगा। दूसरा होता है कि ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाइड है एज वेल एज दी ओपिनियन इज ऑल्सो मॉडिफाइड। तो अब ओपिनियन कितने तरीके से मॉडिफाइड किया जाता है वो देखिएगा, ये सबसे मेन है। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। अब ये इंडिविजुअली क्या होते हैं हम समझते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। इन तीनों को समझने से पहले दो कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो मटेरियलिटी जो SA 320 में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और दूसरा है परवेसिव। तो परवेसिव का बेसिक मीनिंग है कि जो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है, तो वो जो टर्म है तो कहलाता है परवेसिवनेस, यानी प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट ओपिनियन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका मतलब है कि अगर किसी मिस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट है ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी अगर कोई गलती हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भले ही चाहे एरर हो या फ्रॉड की वजह से हुई हो, जो मिस स्टेटमेंट है वो इफेक्ट कर रही है ऑलमोस्ट यानी 2 3 से 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम को, तो वो कहलाता है परवेसिव इफेक्ट। तो यानी अब आपको समझ में आ गया होगा, परवेसिवनेस इज द मिस स्टेटमेंट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किसी भी मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट किस लेवल तक है, ठीक है, तो वो कहलाता है परवेसिव। अब ये परवेसिव है कि नहीं है किसी भी मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट, तो ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि कोई भी मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे परवेसिव है कि नहीं है, तो ये ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे तीन चीजें ऑडिटर देखता ही देखता है। सबसे पहला तो ये है जो मिस स्टेटमेंट है परवेसिव है कि नहीं है, तो सबसे पहली चीज जो उसमें ये आती है चेक करने के लिए कि वो जो मिस स्टेटमेंट कितने लेवल तक किस
एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो अगर तो वो एक से ज्यादा को इफेक्ट कर रहा है तो परवेसिव माना जाएगा, यानी केवल अगर एक या दो फाइनेंशियल आइटम को ही इफेक्ट कर रहा है तो परवेसिव नहीं होगा, पहला पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि कोई मिस स्टेटमेंट भले ही एक आइटम को, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री को ही इफेक्ट कर रहा है, यानी मिस स्टेटमेंट केवल इन्वेंट्री में ही है, तो भी वो परवेसिव हो सकता है। कब? जब वो एलिमेंट ले रहा है, ऑब्टेन कर रहा है सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी किसी भी अगर एंटिटी की जो इन्वेंट्री है वो ही 80% कंटेन कर रही है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा, तब वो परवेसिव माना जाएगा, भले ही वो सिंगुलर पर्टिकुलर एक ही आइटम से इफेक्ट हो रहा है। तीसरा जो होगा, अगर कोई डिस्क्लोजर एंटिटी को करना था, वो डिस्क्लोजर उन्होंने नहीं किया है एंटिटी ने, तो है तो ये एक ही, लेकिन फिर भी वो परवेसिव होगा। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्लोजर अगर फंडामेंटल है टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, यानी वो डिस्क्लोजर इतना जरूरी था कि वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मस्ट था, तो वो कहलाएगा परवेसिव इफेक्ट। तो अब हम इससे समझते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन ऑडिटर कब देगा, कि ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन यानी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसको मिल गया है ऑब्टेन, पहले पॉइंट में तो उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, और उसके बेसिस पे वो कंक्लूड करता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट है, चाहे वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में, मटीरियल तो है लेकिन परवेसिवनेस नहीं है, यानी उसका इफेक्ट हर जगह नहीं आ रहा है, लेकिन वो मटीरियल तो है, तो इस सिचुएशन में क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। दूसरा क्या है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है जिसके बेसिस पे वो आगे अपना ओपिनियन दे पाए, तो उस केसेस में वो, लेकिन वो अनेबल टू ऑब्टेन यानी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि जो भी अनडिटेक्टेड क्यों? क्योंकि उसको ऑडिट एविडेंस तो मिले ही नहीं है ना, तो जो मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं उसका इफेक्ट तो मटेरियल होगा लेकिन परवेसिव नहीं होगा, तो दोनों ही केसेस में परवेसिवनेस इज नॉट देयर बट मटेरियलिटी इज देयर, उस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब एडवर्स ओपिनियन क्या है, कि ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहे हैं एडवर्स ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन, यानी किस भी केस में उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो मिस स्टेटमेंट है बोथ द मटीरियल एंड परवेसिव, यानी इस केस में दोनों कंडीशन ही ट्रू हो रही है, मटीरियल भी है वो मिस स्टेटमेंट और परवेसिव इफेक्ट भी है। परवेसिव यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वो हर एक आइटम को इफेक्ट कर रहा है, वो जो एरर और फ्रॉड हो सकता है जो यानी जो मिस स्टेटमेंट है। तीसरा है डिस्क्लेमर, तो ऑडिटर डिस्क्लेम एंड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन, यानी उसको कुछ मिला ही नहीं है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो उसके बेसिस पे वो कंक्लूड करता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है, पॉसिबल इफेक्ट क्यों? क्योंकि उसको ऑडिट एविडेंस तो मिला ही नहीं ना जो मिस स्टेटमेंट वो पता कर पाए, तो जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, अगेन वही वाली चीज है, तो वो जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं वो मटेरियल भी हैं एंड परवेसिव भी हैं, तब जाके वो डिस्क्लेमर का ओपिनियन देगा। और फर्स्ट वाले केस में हमने पढ़ा था कि मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब देखिए फर्स्ट केस इसमें है कि ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से परवेसिवनेस क्या है, तो ये है पहला केस, तो ये है कि मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है वो मिस स्टेटमेंट, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हो गई कि ऑडिटर को जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, ध्यान से समझिएगा, मटेरियल है जो मिस स्टेटमेंट है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल भी है ऑडिटर के हिसाब से जो मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव भी है, तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा किस केस में, जब उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं और जो मिस स्टेटमेंट उसको उस बेसिस पे लगते हैं ऑडिटर को, वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो एडवर्स ओपिनियन। लेकिन वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। कब? जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो ये ध्यान से समझिएगा, पहला केस ये है। सेकंड केस आता है जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, वो ऑब्टेन ही नहीं कर पाया कोई ऑडिट एविडेंस, तब ऑडिटर को लगता है जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है उस अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, तो वो जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो अगेन वही सेम चीज क्वालिफाइड। और सेकंड केस में तो जब ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है लेकिन वो जो पॉसिबल इफेक्ट है अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, तो ऑडिटर को लगता है वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो डिस्क्लेमर ओपिनियन देगा।